हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 27वीं क्लास है। एमपीपीएससी 2020 का जो प्री होगा उसकी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें आज हम 27वीं क्लास का जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनकी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंग्रेजी शासन, गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति एवं महत्वपूर्ण विद्रोह। इससे संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, हम उन 50 क्वेश्चनों की यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो आज आपकी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इस क्लास से जुड़े ताकि सभी लोगों तक इस क्लास का फायदा पहुंच सके। घर बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ ही में आप जो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अभी इसमें आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। टोटल आपको पेपर तक 125 टेस्ट इसमें देने को मिलेंगे। तो आप टोटल 125 टेस्ट पेपर तक दे पाएंगे। 7500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। वाई लैंग्वेज है और आपका विद सॉल्यूशन के साथ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए 499 रुपए में अवेलेबल है। इससे पहले हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चन या मध्य प्रदेश की जो टेस्ट सीरीज में जो हमारे 25 टेस्ट थे या 20 टेस्ट थे उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इतिहास के 10 टेस्ट रहेंगे, जिसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस। साथ ही साथ में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए, क्योंकि 999 रुपए में आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल है। कुछ लोगों के नोट्स पहुंचा दिए गए, लेकिन कुछ लोगों का वर्तमान में पता चेंज हो गया है। इस कारण कई लोगों के नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ से सभी के नोट्स लगभग जा चुके हैं, क्योंकि अभी आप भी जानते हो कई बच्चे कारण कई बच्चों के नोट्स पहुंच गए, लेकिन पता उनका बस में कुछ लोगों के प्रॉब्लम है। लगभग हमारे यहाँ से 95% लोगों के नोट्स पहुंच चुके हैं। अगर आप वर्तमान में नोट्स परचेस करोगे तो 2 से 4 दिन के अंदर आपके घर डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारा नोट्स परचेस किया उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। वो लोग हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 399 रुपए में परचेस कर सकते हैं। अब आज के जो हमारे टॉपर है, जिन्होंने आपके जो 27वां टेस्ट था जिसमें अच्छे क्वेश्चन या अच्छे जिन्होंने मार्क्स लाए, हम उनका आपको नाम बताते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपकी अभी जो आपके नाम पास है वो है बलराम सिंह जी, इन्होंने 44 क्वेश्चन ठीक किए। सेकंड नंबर पे आपके पवन प्रजापति जी, इन्होंने 41 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड नंबर पे आपके शांति मस्करे जी, इन्होंने 39 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ नंबर पे आपके योगेंद्र तंवर जी, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए। पांचवें नंबर पे आपके स्वप्निल महालाला है, इन्होंने 36 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो आप लगातार टेस्ट देते रहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं आपका नाम यहाँ पर जरूर लूंगा। टॉपिक है मध्य प्रदेश में गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित आपके 1857 की क्रांति, उससे संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गौर प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार। आप जानते हो जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज में एक गवर्नर जनरल जिनका शासनकाल बहुत ज्यादा हम याद रखते हैं, या हमारे भारत पे जिन्होंने सबसे ज्यादा नाम आता है उनका नाम है आपका क्या, लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे वैसे तो भारत से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें भारत का क्या बना के पहुंचाया गया था, आपका गवर्नर जनरल। आप जानते हो जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति के होने के पीछे अगर मैं प्रमुख कारण मानूं तो वो आपकी लॉर्ड डलहौजी की नीति ही होगी। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने अपनी हड़प नीति का सिद्धांत इन्होंने लागू किया था। जिस भी राजा के पुत्र नहीं होते थे तो इन्होंने दत्तक पुत्र, मतलब जो सौतेला पुत्र होता था, उसको राजा की गद्दी पर बैठने से मना कर दिया और उस राज्य को इन्होंने बोला था हम अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। तो कुछ राज्य ऐसे थे जिनके आपके यहाँ पे पुत्र नहीं थे, तो उनकी इच्छा थी कि हम हमारा साम्राज्य सौंप देंगे जिसको हम गोद में लेंगे, इसे जमाना है। अब आप यहाँ पे क्रम जमा लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका सतारा, तो सतारा यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा। फिर संबलपुर जैतपुर दूसरे पे लिखा तो दूसरे नंबर पे संबलपुर जैतपुर आ जाएगा। बघाट तीसरे पे लिखा तो तीसरे नंबर पे आपका बघाट आ जाएगा। उदयपुर फोर्थ पे लिखा तो फोर्थ। पांचवें नंबर पे आपका झांसी लिखा है तो पांचवें नंबर पे आपका झांसी आ जाएगा। और छठवें नंबर पे आ जाएगा आपका क्या, नागपुर। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका बिल्कुल सही क्रम होगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है नंबर जो 1 का आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ पे देखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ जनरल से संबंधित है आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। मैं थोड़ी सी में, आप जानते हो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था तब इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ध्यान रखिएगा, पहले ओनली गवर्नर होते थे, अब गवर्नर के आगे इन्होंने क्या बोल दिया था, गवर्नर जनरल।
तो वही व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू की थी, जिसे हम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोलते हैं। उन व्यक्ति का नाम है आपका क्या, वॉरेन हेस्टिंग। इसलिए जिन लोगों ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग से लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति संबंधित है वो किससे, आपके वॉरेन हेस्टिंग से। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। अब आपको दो चीजों को, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका लॉर्ड बेलेजली एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी सहायक संधि लागू की थी। तो आप मुझे बताइए कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किस किसने किए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि के बारे में देखिए, सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे, उसका नाम था आपका क्या, हैदराबाद। आप इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, हेमंत, और इसे आप कर लीजिए आप। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और आपका पेशवा, ये आपके ऐसे राज्य थे। हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, मैसूर के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कौन सा, तंजौर के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, अवध, और अवध के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, पेशवा। ये इसका आपका सही क्रम होगा। और इसमें सिर्फ एक राज्य इसमें शामिल नहीं है, वो है आपका कौन सा, बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाबों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो हैदराबाद, अवध और मैसूर, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे सही होगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपको ये सुमेलित करके बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। अगर हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं पलासी के युद्ध के बारे में बता ही चुका हूँ कि जो पलासी का युद्ध था उस समय आपका अंग्रेजों की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव ने, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से क्या लिया था, इस युद्ध में आपके भाग लिया था। और बक्सर के युद्ध के समय जो व्यक्ति थे या जो भी अंग्रेजों की तरफ से अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ 1760 में, जिसमें आपके अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित किया था। इस युद्ध में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, सर आयरकोट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? आपने अभी इससे पहले ही देखा है। मैं बक्सर के युद्ध के बारे में बता देता हूं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें बक्सर का युद्ध। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को ये आपका युद्ध लड़ा था। यहाँ पे जाते एक साइड थे और अंग्रेज इसमें एक साइड थे। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति जिसने नेतृत्व किया था उसका नाम था आपका क्या, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये यहाँ के अंग्रेजों की सेना के क्या थे, आपके सेनापति। तो बक्सर का युद्ध हुआ किस तारीख को, 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था हेक्टर मुनरो। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर हेक्टर मुनरो लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो आप 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पर क्या दिया हम लोगों ने, डिस्काउंट। तो 399 रुपए में वो हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? आपको इन सभी का सही कालक्रम बताना है कि इनका सही कालक्रम क्या होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल था आप जानते हो, 1757 के समय आपके ये थे रॉबर्ट क्लाइव, हमारे जो बंगाल था वहां के क्या हुआ करते थे, आपके गवर्नर। अगर हम बेनिस्टार्ट का इनका शासनकाल देखें तो इनका जो शासनकाल था वो था आपका कब, 1760 में। ये हमारे यहाँ भारत के क्या बने थे, आपके गवर्नर जनरल। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करें कि वॉरेन हेस्टिंग कब बने थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 1772 के समय में वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था, आपका बंगाल का या पहला गवर्नर जनरल। और अगर हम कार्टियर की बात करें तो कार्टियर को बनाया गया था आपका कब, 1769 में। अब यहाँ पे आपको इनका सही क्रम जमाना है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे पे आ जाएगा आपका कौन, वेनिस्टार्ट,
4 पे आ जाएगा आपका कार्टियर, और जो आपका थर्ड नंबर वाला आएगा लास्ट में वो आएगा आपका कौन, वॉरेन हेस्टिंग। तो इनका जो क्रम होगा 1 2 4 3, तो 20 का आंसर सही है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सभी सोच समझ के दीजिएगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? आपको द्वैत शासन नीति के बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई। बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई। उस संधि का नाम था आपकी कौन सी संधि? वो संधि थी आपकी इलाहाबाद की संधि। अब जब ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि के तहत 3 राज्यों की अगर हम बात करें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य कौन कौन से आपके? 3 राज्य ये थे आपके। एक जो राज्य था उस राज्य का नाम था आपका कौन सा? बंगाल। बंगाल के बाद दूसरा जो राज्य था उसका नाम था आपका बिहार, और तीसरे नंबर पे जो राज्य था उसका नाम था उड़ीसा। इन तीनों प्रांतों के से संबंधित जो भी अधिकार थे वो किस। अब जब बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक व्यवस्था को प्रारंभ किया। उस व्यवस्था का नाम था आपका क्या? द्वैत शासन पद्धति। अब ये द्वैत शासन पद्धति मतलब था यहाँ पे 2 स्तर से शासन होगा। यहाँ पे शासन क्या था? जो राजस्व वसूल करने के महत्वपूर्ण मामले थे, जो दीवानी अधिकार थे, वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए, और जो आपके प्रशासन का संचालन करना था वो दे दिया आपके किसके हाथों पर? नवाब के कंधों पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन का मतलब यही था कि भारत में जो दीवानी अधिकार है, राजस्व वसूलने से संबंधी, वो अंग्रेजों के पास होंगे, और प्रशासन का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा? नवाब के पास। लेकिन 1767 के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु हुई तो उनके जाने के बाद ये व्यवस्था पूर्णतः क्या हो गई? आपकी चरमरा गई। जब आपके 1772 के समय में भारत के गवर्नर जनरल क्लाइव के बाद आए आपके कौन? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया था? आपका समाप्त कर दिया था। और जब ये व्यवस्था समाप्त हुई थी तो इसके बाद नई व्यवस्था 1773 से प्रारंभ हुई थी। उस व्यवस्था का नाम था आपका क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी के कार्यों को पहली बार विनियमित करने के लिए कानून लाया गया था। उस कानून का नाम था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था, अब हम उसे गवर्नर जनरल बोलने लगे थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसने समाप्त किया था, तो इस व्यवस्था को जो समाप्त करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका वॉरेन हेस्टिंग। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप ये पूरी व्यवस्था याद रखिएगा। अगर आप 2019 का मेंस भी दे रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन भी याद या पढ़ना चाहिए कि द्वैत शासन व्यवस्था को प्रारंभ करने के कारण क्या थे और क्या किस कारण से व्यवस्था आपकी असफल हुई थी। ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। 1661 में राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। राजकुमारी कैथरीन कहाँ की निवासी थी? अब आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन पीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछे हैं या यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1661 के समय में आप देखिए अंग्रेजों ने कैसे पूरे भारत पे अधिकार, भारत का ही एरिया दूसरे राज्यों को क्या करते थे? आपके दान में दे देते थे। वैसे तो ये पुर्तगालियों के करामात थी, क्योंकि पुर्तगाली इस समय हमारे यहाँ पे भारत में हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखिएगा जो ब्रिटेन के राजा थे उनका नाम था आपका क्या? चार्ल्स द्वितीय। उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, ध्यान रखिएगा ये राजकुमारी कहाँ की थी? तो ये राजकुमारी हुआ करती थी पुर्तगाल की। तो जो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, और इसी युद्ध के तहत अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण शहर पूर्णता दान में दे दिया गया था, और उस शहर का नाम था आपका क्या? बंबई। पहले, अभी जो वर्तमान में मुंबई है इसको हम पहले क्या बोलते थे? आपका बंबई बोलते थे। तो बंबई शहर किसको प्राप्त हो गया था? आपके अंग्रेजों को। किसने दिया था? आपके पुर्तगालियों ने, क्योंकि जो महारानी थी राजकुमारी वो कहाँ की थी? वो पुर्तगाल की थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पुर्तगाल लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर होगा आपका क्या? सी। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें, कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय निम्न में से किस अंग्रेज को जाता है? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो कलकत्ता नगर था उसको किस अंग्रेज ने बसाया था। अगर हम कलकत्ता नगर को बसाने का, क्योंकि बहुत सिंपल सा आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर है, जो आपका पश्चिम बंगाल का शहर है कलकत्ता, या पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, इस शहर को एक व्यक्ति ने बसाया था। उस व्यक्ति का नाम आपसे मैंने यहाँ पर पूछा है कि किस व्यक्ति ने कलकत्ता शहर को बसाया था, तो उस व्यक्ति का नाम है आपका क्या? जॉब चार्नक। जॉब चार्नक ने यहाँ पे कलकत्ता नगर को क्या किया था? आपका बसाया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जॉब चार्नक लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
थोड़ी बहुत आपके लिए बफरिंग होगी क्योंकि प्रॉब्लम है नेट की, क्योंकि आप जानते हो अभी सभी लोग घर रहते हैं इस टाइम, तो किसी भी कंपनी हो कहीं का भी नेट हो कोई काम नहीं करता, इसलिए कभी कभी बफरिंग हो सकती है, लेकिन क्लास आपकी विधिवत रहेगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, सुनहरा फरमान निम्न में से किसको कहते हैं। आपको ये बताना है कि सुनहरा फरमान क्या था, आप जानते था, ध्यान रखिएगा। 1632 में यहाँ पे गोलकुंडा के एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। ध्यान रखिए क्या नाम था उनका, उनका नाम था आपका क्या, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पेगोडा, उस समय जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था आपका क्या, पेगोडा। इन 5 जो गोलकुंडा थे वहां के बंदरगाहों को दे दी थी आपकी अनुमति और व्यापारिक अधिकार। ये आंसर जिन लोगों ने भी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बेदरा का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध में किसने लड़ा था। आपको दो युद्ध याद रखना है, बेदरा और बांडीवास। इन दोनों युद्ध में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ और बांडीवास का युद्ध कब हुआ। आपको बेदरा और बांडीवास दोनों युद्ध के बारे में बताना है। पहले जल्दी कमेंट करके आप बताइए दोनों युद्ध कब लड़े थे और किस किस को पराजित किया था। आपको बेदरा के बारे में भी बताना है, समय भी बताना है और बांडीवास के बारे में बताना है। जल्दी कमेंट करके आप आंसर दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों युद्धों को देखें कि दोनों युद्ध कब कब हुए, आपका सबसे पहले हम बेदरा युद्ध की बात करें कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो जो बेदरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1759 में। बांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 में। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने पराजित किया था किसको, आपके डचों को। और यहाँ पे किसको पराजित किया था आपके बांडीवास के युद्ध में, तो यहाँ पे पराजित किया था आपके किसको, फ्रांसीसी को। तो बेदरा और बांडीवास दोनों युद्ध याद रखिएगा, डचों और फ्रांसीसी को पराजित किया। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ जिसमें आपके डचों को पराजित किया, इसलिए क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर खोली थी। इससे संबंधित क्वेश्चन पीएससी 2017 के 18 के प्री में भी पूछा था कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी, लेकिन मैंने यहाँ पे अंग्रेजों वाला नहीं पूछा, मैंने आपसे डच वाला पूछा है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर खोली थी। तो ध्यान रखिएगा डचों की जो प्रथम फैक्ट्री थी उस स्थान का नाम था आपका क्या, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी क्या खोली थी, आपकी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। और जो दूसरी फैक्ट्री की बात करें कि डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर खोली थी, तो डचों ने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी आपकी कहां पर, पुल्लीकट में। तो मसूलीपट्टनम और पुल्लीकट इन दो जगह पे डचों के द्वारा अपनी व्यापारिक फैक्ट्री क्या की थी, आपकी स्थापित की गई थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। 499 रुपए में आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है, वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर पाएंगे। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से यूरोपियों का भारत में आगमन का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, जो कंपनी आई थी उसका नाम था आपका क्या, एस्टाडो इंडिया। पहली कंपनी का नाम था एस्टाडो इंडिया कंपनी। ये जो एस्टाडो इंडिया कंपनी आई थी ये आई थी आपकी कब, 1498 में। कहाँ की कंपनी थी आपकी, ये कंपनी थी आपकी कहाँ की, पुर्तगाल की। फिर आपकी उसके बाद जो कंपनी आई थी उस कंपनी का नाम था आपकी क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी कंपनी का नाम था आपका क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कब आई थी आपकी, तो ये कंपनी आई थी कब, आपके सन 1600 में। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे कंपनी आई उसका नाम था आपका क्या, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कब आई थी आपकी, तो ये कंपनी आई थी आपकी कब, 1602 में। और लास्ट में जो कंपनी आई उस कंपनी का नाम था आपका क्या, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनियों का आपका क्या है सही क्रम। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा एस्टाडो इंडिया तो है ही नहीं ऑप्शन में। दूसरा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये आपकी पुर्तगाल, क्योंकि सबसे पहले भारत आने वाले थे पुर्तगाल, तो पहली कंपनी थी आपकी कौन सी, पुर्तगाल की। फिर आपकी अंग्रेज आए तो दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी आ जाएगी, आपकी ब्रिटिश वाली आ जाएगी। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगी, आपकी डच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पूरा आपका क्या करता है, मैच करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें,
क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 के बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। अब आपकी स्क्रीन पर भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? क्योंकि आप जानते हो 1498 में पुर्तगाल का सबसे पहला व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद पुर्तगाली सत्ता की भारत में क्या हुई थी? आपकी स्थापना। तो आपको बताना है कि पहला या वास्तविक संस्थापक कौन है। लेकिन पहला जो आया था वो वास्तविक संस्थापक नहीं है, क्योंकि पहला आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था आपका क्या? फ्रांसिस अल्मीडा। फ्रांसिस अल्मीडा सबसे पहले आपके आने वाला पुर्तगाली क्या था? आपका गवर्नर था। कब आपके भारत में आ गया था? तो ये आया था आपका कब? 1505 में। लेकिन इसे हम वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। ध्यान रखिए, ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक जो संस्थापक है उसका नाम है आपका क्या? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को हम क्या बोलते हैं? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को बोलते हैं हम आपका क्या? वास्तविक संस्थापक। और ये ही वही शासक था जिसने बीजापुर के जो शासक हुआ करते थे, जिसका नाम हुआ करता था यूसुफ आदिल शाह, उन यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना था? आपका गोवा छीना था। तो इसीलिए हम अल्फांसो द अल्बुकर्क को फ्रांसीसी या जो पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली जो आए थे, उनका क्या मानते हैं? हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था फ्रांसिस अल्मीडा, और द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो आपका वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली संस्था का, उसे का नाम है आपका क्या? तो उसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अल्फांसो द अल्बुकर्क लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। अब आपकी स्क्रीन पर बांडीवास का युद्ध किस सन में माना जाता है? आपको मैं अभी बताया हूं, बेदरा का युद्ध 1759 में, जिसमें डचों को पराजित किया था। फिर आपका 1760 का युद्ध हुआ, बांडीवास का युद्ध। इसमें आपके किसको पराजित किया? आपके फ्रांसीसियों को। तो जिन लोगों ने बांडीवास का युद्ध 1760 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप 3 युद्ध जरूर याद रखिए। सबसे पहला युद्ध मैं आपको बता ही चुका हूँ, पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, फिर बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ, फिर बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ, फिर आपका बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इन चारों युद्धों को आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके लगातार पेपर में आपको आते हैं, तो हर टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका सारा याद रख लीजिए, कौन गवर्नर था, किसको पराजित किया, कौन यहाँ पर क्या था। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1760 दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? आप जानते हो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए जो उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित थे। सबसे पहले हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो चला था वो चला था आपका 1746 से लगा के कब तक? आपके 48 तक। और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था उस संधि का नाम था आपका क्या? एला शापला संधि। एला शापला संधि के तहत कर्नाटक के प्रथम युद्ध की क्या हुई थी? आपकी समाप्ति। लेकिन मैंने आपसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध नहीं पूछा, मैंने कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी। अब अगर हम बात करें कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की, तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1749 से। तो ये युद्ध चला था आपका कब से कब तक? तो ये चला था आपका 1754 तक। पांडिचेरी की संधि के तहत इस युद्ध की क्या हुई थी? आपकी समाप्ति। अगर हम कर्नाटक के तृतीय युद्ध की बात करें तो 1756 से 1763 तक, 1756 से 1763 तक ये युद्ध आपका चला था और ये युद्ध समाप्त हुआ था। ये किस संधि के तहत हुआ? उस संधि का नाम था आपकी क्या? पेरिस संधि। तो आपको तीनों युद्ध याद रखना है। आपको इसकी ट्रिक, क्योंकि कल भी मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक बताई थी, मामाश्री, मंगलोर, मद्रास मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, इसकी भी आप याद रख लो। ए पापे, एला शापला, पांडिचेरी और पेरिस। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई एला शापला संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी आपकी पांडिचेरी के तहत, और तीसरी जो युद्ध की समाप्ति हुई वो पेरिस संधि के तहत। तो तीनों युद्ध का आपको समय भी याद रखना, और अगर आप मेंस दे रहे हो तो इस युद्ध का कारण भी आपको याद रखना पड़ेगा, परिणाम भी याद रखना पड़ेगा, और युद्ध की घटनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेरिस की संधि के तहत तृतीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पेरिस की संधि लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल के किस नवाब को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हो जब आपका 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे था
उसे खरीद लिया था, उस व्यक्ति का नाम था आपका क्या, मीर जाफर। मीर कासिम नहीं है, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर है। और ये जो मीर जाफर था ये अंग्रेजों की क्या बन के रह गया था, आपका कठपुतली, क्योंकि जैसा अंग्रेज कहेंगे वैसा ही मीर जाफर कहेगा, क्योंकि इनकी बीच जो संधि समझौता हुआ था कि नवाब सिराजुद्दौला जैसे ही मरेगा वैसे ही हम आपका जो बंगाल का शासन दे देंगे, वो किसको दे देंगे, हम मीर जाफर को। और फिर मीर जाफर क्या करने लगा, जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे ही करने लगा। इस कारण से हम बंगाल के किस नवाब को गीदड़ कहा जाता है, क्लाइव का गीदड़। तो क्लाइव का जो गीदड़ बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, आपके मीर जाफर को। मीर कासिम को नहीं बोलते हैं, मीर जाफर को बोलते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मीर जाफर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ही व्यक्ति नवाब की तरफ से इस युद्ध में लड़े थे। एक व्यक्ति का नाम था मोहनलाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था मीर मदान। इसके अलावा पूरी सेना क्लाइव की तरफ से लड़ी थी, जो 1757 का पलासी का युद्ध हुआ था उसमें। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका मीर जाफर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा आप बड़े कंफ्यूजन होते होंगे इन गवर्नरों के में। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला गवर्नर जनरल। यहाँ पे पहला गवर्नर की बात करेंगे कि पहला गवर्नर कौन था। फिर हम बात करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अंतर है, ध्यान रखिएगा, मैं एक एक नाम अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। फिर हम बात करेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल वो कौन था। फिर हम बात करेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम वायसराय। ये एक ही व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। और फिर हम बात करेंगे अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल। फिर अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल। एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल। अब देखिए इन सबको आप याद रखिए, मैं एक एक आपके सामने अभी क्लियर करता हूं कि सब कौन कौन थे। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था आपका क्या, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में आप जानते हो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। पहले ओनली गवर्नर हुआ करता था, अब हम गवर्नर जनरल बोलने लगे। तो यहाँ पे जो पहला गवर्नर जनरल बना उनका नाम था आपका क्या, वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1833 का जब आप अधिनियम पढ़ोगे भारतीय संविधान के इतिहास में, तब ध्यान रखिएगा जो गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का, क्योंकि पहले शासन यहाँ तक बंगाल का था, लेकिन 1833 के समय में जो कंपनी का शासन था वो संपूर्ण भारत पे हो गया था। तो फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि अब पहले बंगाल का था, अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना। उनका व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड विलियम बेटिक। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक ये आपके पहले संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के तहत अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अंतर सिर्फ इतना सा हो गया था, जब गवर्नर जनरल भारत की तरफ से कोई प्रस्ताव लेकर रानी के समक्ष जाता था, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी के हाथ में प्रत्यक्ष शासन चला गया था, तो भारत की तरफ से कोई भी प्रस्ताव लेके जाता था तो वो वायसराय कहलाता था। और जब भारत के अंदर शासन दिखता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था। तो इसलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस समय कौन व्यक्ति थे, उन समय जो व्यक्ति थे इनका नाम था आपका क्या, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके क्या, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पर अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पर वायसराय था, अब यहाँ गवर्नर जनरल क्यों हो गया, क्योंकि जब भी किसी देश को आजाद किया जाता है तो किसी की अधीनता में देश आजाद नहीं होता है। इसलिए क्योंकि वायसराय जब रहा था तब वो अंग्रेजों के सीधे अधीन होता था,
अब अंग्रेजों के सीधे अधीन नहीं है, अब डायरेक्ट क्योंकि हमारे हाथ में शासन आएगा तो पहले किसी की अधीनता हमें हटानी पड़ेगी, इसलिए फिर वापस उसे हम गवर्नर जनरल बोलने लगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको पता भी होगा अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड माउंटबेटन, और एकमात्र भारतीय अंत में जाते जाते बन गए थे, उनका नाम था आपका क्या, सी राजगोपालाचारी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें मेरी अच्छे से समझ में आई होगी कि कौन कौन कब कब गवर्नर जनरल बने। तो आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो एक बार पीछे से वीडियो को डबल से थोड़ा पीछे करके देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर होगा आपका क्या, वॉरेन हेस्टिंग। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस पेशवा के समय हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि अभी तक भारतीय इतिहास में कितने पानीपत के युद्ध हुए हैं। 3 पानीपत के युद्ध आपके हुए हैं। अब मैं आपको तीनों पानीपत के युद्ध बता देता हूं कि कब कब आपके पानीपत के युद्ध हुए हैं। सबसे पहले हम प्रथम पानीपत के युद्ध के बारे में बात करेंगे, फिर द्वितीय पानीपत के युद्ध के बारे में बात करेंगे और फिर तृतीय पानीपत के युद्ध के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रथम पानीपत का कब हुआ, द्वितीय पानीपत का कब हुआ और तृतीय पानीपत का कब हुआ। तो यहाँ पे हम प्रथम पानीपत युद्ध की बात करें तो ये युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526। ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में आपका जो बाबर था, बाबर ने किसको पराजित किया था, तो बाबर ने पराजित किया था आपके किसको, इब्राहिम लोदी। तो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। जो किसने पराजित किया था, तो इसमें आपके बाबर ने किसे पराजित किया था, आपके इब्राहिम लोदी को। अगर हम द्वितीय पानीपत के युद्ध की बात करें तो द्वितीय पानीपत का युद्ध भी आपके 1500 में हुआ था, लेकिन आपके 5 नवंबर 1556। ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर 1556। और इसमें जो अकबर था, अकबर की क्या हुई थी आपकी विजय। अकबर ने किसे पराजित किया था, तो अकबर ने पराजित किया था आपके किसको, हेमू को। फिर हम बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में तो ये हुआ आपका 14 जनवरी 1761 को। तो ध्यान रखिएगा 1761 में आपका पानीपत का क्या हुआ था, आपका तृतीय युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में आपके मराठों की क्या हुई थी, आपकी हार हुई थी। और यहाँ पे जो मराठों की हार हुई थी, इस समय आपके राजा कौन थे, पेशवा कौन हुआ करते थे, उनका नाम था आपका क्या, बालाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा, बालाजी बाजीराव इस समय क्या थे, आपके पेशवा थे। और इसी से संबंधित एक मेंस का क्वेश्चन है जो आपको अब की बार के लिए तैयार करना चाहिए कि भारतीय इतिहास के जो महान युद्ध हुए वो पानीपत में ही क्यों हुए। आप 3 देखिए यहाँ पे कंडीशन, प्रथम पानीपत का युद्ध, द्वितीय पानीपत का युद्ध और तृतीय पानीपत का युद्ध। जब हमारी टेस्ट सीरीज मेंस की चल रही थी उस समय गौतम सर ने क्वेश्चन आपके उसमें दिया भी था कि तीनों महत्वपूर्ण या जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो पानीपत में ही क्यों हुए, इसका आपको कारण भी बताना है। तो इसमें कई सारे कारण हो सकते, भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामरिक, वो सारी मेंस की बातें आप गौतम सर से पढ़ोगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ आपका, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उस समय आपका 14 जनवरी 1761 को। बालाजी बाजीराव क्या थे, यहाँ के आपके मराठाओं के क्या हुआ करते थे उस समय, पेशवा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बालाजी बाजीराव लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये आज की हमारी क्लास थी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं भी मानता हूँ थोड़ी नेट प्रॉब्लम है क्योंकि मैं भी अपने घर से क्लास ले रहा हूँ, इसलिए नेट प्रॉब्लम थोड़ी कर सकता है। आप इसलिए क्लास से जुड़े रहिए, आप देखोगे तो क्लास थोड़ी देर में कभी कभी बफरिंग हो जाती है, बाकी क्लास आपकी अच्छी चलती है। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन आप अभी देख रहे थे, क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे हैं। आप ये टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर 499 रुपए में परचेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। 125 टोटल टेस्ट आपको इसमें देने को मिलेंगे। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट है, क्योंकि हमारे नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए 2020 के न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हो, ध्यान रखिएगा 2020 के सिलेबस के अनुसार बनाए। कई लोग का कमेंट आता है कि सर क्या पुराने नोट्स पहुंचाओगे, पुराने नहीं है, 2020 का जो न्यू सिलेबस होगा उसी के अनुसार आपके नोट्स होंगे, सारी बुकलेट उसी के अनुसार होगी। लगभग 12-13 बुकलेट आपके घर पहुंचा दी जाएगी। 6 से 7 दिन का आप हमें समय दीजिएगा, आपका जो पता होगा वहां पे हम बुकलेट पहुंचा देंगे। आप एग्जाम गुरुजी ऐप से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो। आप हमारा एमपी का जो भी बुकलेट देखोगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप हमारा एमपी
अगर कोई भी बच्चे के पास हो, यहाँ पे जिन बच्चों ने हमारे नोट्स परचेज की वो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे नोट्स कैसे लगे। साथ ही में आप 2019 की प्री में देखिएगा, हमारी एमपी की बुकलेट या किसी भी बुकलेट से उठा के देखोगे आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एमपी होता है, तो आप एमपी ही खोल के देख लीजिए, आपको एमपी के कितने क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। लगभग आपका 98% 99% आपका काम हो जाएगा। आपको प्री में कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से प्री क्रैक कर पाओगे हमारे नोट्स से। साथ ही में हमारा वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये वीडियो कोर्स में आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आपको उस कोर्स की या उस सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। 300 प्लस वीडियो मिलेंगे, 150 प्लस पीडीएफ हम अवेलेबल कराएंगे। 2999 रुपए में आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो। इसमें नोट्स ये जो आप देख रहे हो ये वाले प्रिंटेड नोट्स और आपको कोर्स दोनों मिल जाएगा। तो आपको ये सभी चीजें प्ले स्टोर पे एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप का जो आपका ऑफिस वाला नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हो। कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी अंग्रेजी शासन के गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति और महत्वपूर्ण विद्रोह। तो बहुत अच्छी क्लास आपकी होने वाली है, इसलिए जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं कल वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ, सबको टेस्ट एक बार देना, अगर आपको टॉपर में नाम आना है तो सही समय भी उसमें होना चाहिए काउंट, और आपका टेस्ट एक बार होना चाहिए। आप अगर 2 बार टेस्ट दोगे तो हमको पता चल जाता है कि कोई कोई व्यक्ति टॉप आने के चक्कर में 4-4 बार टेस्ट देता है, लेकिन हमें वहां पे पता चल जाएगा जो व्यक्ति एक बार टेस्ट देगा जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसी का यहाँ पे नाम लेते हैं। कोई व्यक्ति 4 बार भी टेस्ट देता तो हमें पता चल जाता है किसने कितनी बार टेस्ट दिए है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।